हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सीमा। तो आज के इस सेशन में हम लोग 51 क्वेश्चन नंबर से करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक किया था, जिसमें हमने लोक प्रशासन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से 116 तक के सारे क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नवलोक प्रबंध की नहीं है? स्थानीयकरण, बाह्यकरण, राजनीतिकरण या फिर नौकरशाहीकरण। तो कौन सी एक विशेषता नवलोक प्रबंध की नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिकरण। राजनीतिकरण नवलोक प्रबंध की विशेषता नहीं है। इसके अंतर्गत राज्य की भूमिका को सीमित करने का प्रयास किया जाता है। कुशलता और मितव्ययिता नवलोक प्रबंध का सार है, अतः संस्थाओं की कार्यप्रणाली में स्वायत्तता आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा कथन केंद्रीयकरण के गुणों के बारे में सत्य नहीं है? केंद्रीयकरण आपातकाल से निपटने में प्रभावी होता है। इससे कार्य पुनरावर्तन से बचाव होता है। यह कार्यपालिका की दूसरी पंक्ति के विकास के लिए उपयुक्त है। यह मानव एवं पूंजीगत संसाधनों के अधिकतम उपयोग में सहायक होता है। तो कौन सा केंद्रीयकरण के गुणों के बारे में सत्य नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह कार्यपालिका की दूसरी पंक्ति के विकास के लिए उपयुक्त है। ये यहाँ पर गलत है। कार्यपालिका की दूसरी पंक्ति का विकास विकेंद्रीकरण का गुण है। संघात्मक शासन प्रणाली में इस प्रकार की कार्यपालिका देखने को मिलती है। भारत जैसे देश में पंचायत राज प्रणाली की स्थापना के साथ कार्यपालिका की तीसरी पंक्ति का विकास दृष्टिगत होता है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण विकेंद्रीकरण को अपने आप में एक उद्देश्य मानता है? मतवादी या सिद्धांतवादी दृष्टिकोण, राजनीतिक दृष्टिकोण, प्रशासनिक दृष्टिकोण या फिर दोहरी भूमिका दृष्टिकोण। तो कौन सा दृष्टिकोण है जो विकेंद्रीकरण को एक उद्देश्य मानता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मतवादी या सिद्धांतवादी दृष्टिकोण। सिद्धांतवादी दृष्टिकोण विकेंद्रीकरण को अपने आप में एक उद्देश्य मानता है। इसके अंतर्गत संगठनों की कार्यक्षमता और प्रभाव उत्पादकता पर बल दिया जाता है। भारत में पंचायती राज प्रणाली को शक्ति संपन्न बनाकर इन उद्देश्यों को पूरा किया गया है। इस दृष्टिकोण में यह आवश्यक है कि निर्णयकारी एवं प्रवर्तकारी सत्ताओं के द्वारा लोगों को शक्ति प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किसने नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित नहीं किया है? लोक सेवाओं में बढ़ती हुई व्यावसायिकता ने, सूचना क्रांति ने, संगठन में स्वचालित प्रक्रियाओं के अधिकाधिक प्रयोग ने, सभी संगठनों में उच्च नियंत्रण के क्षेत्र पर बढ़ती सर्वसहमति ने। तो किसने नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित नहीं किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी संगठनों में उच्च नियंत्रण के क्षेत्र पर बढ़ती सहमति ने। आधुनिक समय में नियंत्रण के क्षेत्र की समूची धारणा में ही परिवर्तन हो चुका है। प्रशासन में विशेषज्ञों का बढ़ता महत्व, सूचना के क्षेत्र में क्रांति तथा प्रशासन में स्वचालन का अधिक प्रयोग इस परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। सभी संगठनों में उच्च नियंत्रण के क्षेत्र के विषय में अभी भी विद्वानों में मतभेद बने हुए हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी गलत था। क्वेश्चन नंबर 55, नेतृत्व के पथ लक्ष्य सिद्धांत के निम्न में से कौन समर्थक थे? तो पथ लक्ष्य सिद्धांत के कौन समर्थक थे? मार्टिन जी इवांस, रॉबर्ट जे हाउस, दोनों ए तथा बी में कोई नहीं, दोनों ही ए तथा बी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दोनों। मार्टिन जी इवांस और रॉबर्ट जे हाउस पथ लक्ष्य सिद्धांत के समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 56, अभिप्रेरणा के पुरस्कार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? पीटर ड्रकर, F.W. टेलर, मैकग्रेगर या फिर S.C. फाइनर। तो अभिप्रेरणा के पुरस्कार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? F.W. टेलर। इस विचारधारा के प्रतिपादक F.W. टेलर है। उनकी यह मान्यता है कि काम का संबंध पारिश्रमिक जोड़ देने से कर्मचारी अधिक काम करने के लिए अभिप्रेरित होगा, अर्थात अधिक पैसा कमाने के लिए वे अधिक कार्य करेंगे। इसी मान्यता के आधार पर उन्होंने विभेदात्मक मूल्य दर पद्धति की भी अनुशंसा की थी। क्वेश्चन नंबर 57,
मनोबल एक व्यक्ति अथवा एक समूह की अंतर्निहित संपत्ति है, यह कथन किसका है? मनोबल एक व्यक्ति अथवा एक समूह की अंतर्निहित संपत्ति है, ऐसा किसने कहा है? एल डी वाइट ने, जे डी मूने ने, डिमॉक एवं डिमॉक ने, ई सी डेविस ने। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एल डी वाइट। क्वेश्चन नंबर 58, स्टाफ एजेंसी का सही कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? अधीनस्थ या अवर कर्मचारियों को आदेश जारी करना, अवर कर्मचारियों की गतिविधियों को नियंत्रित करना, सांस्थानिक सेवाएं प्रदान करना, मुख्य कार्यपालिका को परामर्श देना। तो स्टाफ एजेंसी का सही कार्य इनमें से कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुख्य कार्यपालिका को परामर्श देना स्टाफ एजेंसी का कार्य है। स्टाफ एजेंसी मुख्य कार्यपालिका के सहायक के रूप में कार्य करती है। इसका कार्य कार्यपालिका को परामर्श देना है। मूने ने स्टाफ अभिकरण के कार्यों के 3 पहलू माने हैं: सूचना संबंधी, परामर्श संबंधी तथा पर्यवेक्षण संबंधी। स्टाफ एजेंसी सूत्र एजेंसी को प्रशासन के प्रत्येक कार्य के संबंध में अपनी राय देती है। इसे निर्णय लेने में सुविधा होती है। उसके द्वारा दिए गए परामर्श को मानना या न मानना सूत्र अभिकरण पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 59, संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम का आधार क्या है? आगत यानी इनपुट एवं निर्गत आउटपुट कार्यों की विश्लेषणात्मक पद्धति है। यह व्यवस्था विश्लेषण का भाग नहीं है। यह एक अवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। यह अभाव की राजनीति से संबंधित है। तो संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम का आधार क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह है इनपुट एवं आउटपुट कार्यों की विश्लेषणात्मक पद्धति है। आमंड और पावेल द्वारा प्रस्तुत संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम आगत एवं निर्गत कार्यों की विश्लेषणात्मक पद्धति है। ईस्टर्न की आगत निर्गत मॉडल का सुधार करके विशेष कार्य के लिए विशिष्ट संरचना की उपयोगिता को इस उपागम में स्वीकार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हीगल के नौकरशाही संबंधी विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? यह एक सार्वभौमिक वर्ग है। यह वर्ग जनसेवा से संबंधित है। यह वर्ग ईमानदारी से अपने कार्य करता है। हीगल आनुवंशिक नौकरशाही का समर्थन करता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हीगल आनुवंशिक नौकरशाही का समर्थन करता है। ये यहाँ पर गलत है। हीगल आनुवंशिक नौकरशाही का समर्थन नहीं करते हैं। वे मध्य वर्ग से नौकरशाही के लिए ऐसे लोगों का चयन करने का समर्थन करते हैं जो योग्य हैं। ईमानदारी और बुद्धिमत्ता किसी भी राजा के स्तंभ है। हीगल के अनुसार नौकरशाही के लिए ज्ञान और योग्यता की प्रामाणिकता आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 61, भारत जैसे विकासशील समाज में लोक प्रशासन की प्रत्यक्ष भूमिका निम्नलिखित में से कौन सी है? राजस्व जुटाना, विधि और व्यवस्था, सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण, सहभागितापूर्ण प्रबंध। तो भारत जैसे विकासशील समाज में लोक प्रशासन की प्रत्यक्ष भूमिका कौन सी है? विधि और व्यवस्था। भारत जैसे विकासशील समाज में लोक प्रशासन की प्रत्यक्ष भूमिका विकास संबंधी तथा उन्नति संबंधी कार्यों के लिए विधि एवं व्यवस्था से समन्वित पारंपरिक प्रशासन की है। क्वेश्चन नंबर 62, भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना किस रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर हुई? भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना किस रिपोर्ट के आधार पर हुई? गोरवाला रिपोर्ट, संथानम रिपोर्ट, एप्लबी रिपोर्ट या फिर आयंगर रिपोर्ट? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एप्लबी रिपोर्ट। वर्ष 1953 में लोक प्रशासन के प्रबुद्ध अमेरिकी विद्वान डीन पॉल एप्लबी ने भारतीय लोक सेवा के संदर्भ में अपनी अनुशंसाएं भारत सरकार को सौंपी। उनकी अनुशंसा के अनुसार 1954 में नई दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना की गई। कब की गई? 1954 में। इसका उद्देश्य भारत में लोक प्रशासन के विधिवत अध्ययन एवं अनुसंधान को प्रोत्साहित करना था तथा सरकारी कर्मचारियों को समुचित प्रशिक्षण प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किसने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना की अनुशंसा की? तो किसने की थी? पॉल एच एप्लबी रिपोर्ट ने 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। डॉक्टर पॉल एप्लबी ने भारतीय प्रशासन संबंधी अपनी रिपोर्ट में लोक प्रशासन के लिए एक संस्थान की
स्थापना की सिफारिश की थी, जिसके आधार पर सन 1954 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना हुई। 1955 में इसके साथ इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भी स्थापना कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 64, भारत में एपलबी समिति की स्थापना हुई थी निम्नलिखित में सुधार करने के लिए। कैबिनेट प्रणाली में, केंद्र राज्य संबंध में, आंग्ल भारतीयों हेतु विशेष प्रावधान में, भारतीय प्रशासन में। तो किस में सुधार करने के लिए एपलबी समिति की स्थापना हुई थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 65, किसकी देखरेख में जिले में पुलिस बल शांति और व्यवस्था कायम करता है? जिलाधीश, पुलिस कप्तान, राज्य के गृह मंत्री या फिर मुख्यमंत्री। तो किसकी देखरेख में जिले में पुलिस बल शांति और व्यवस्था कायम करता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिलाधीश। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना जिलाधीश का कर्तव्य होता है। जिलाधीश के अन्य संबंधित कर्तव्य हैं पुलिस और जेलों का पर्यवेक्षण, अधीनस्थ कार्यकारी मजिस्ट्रेट का पद का पर्यवेक्षण, दंड प्रक्रिया संहिता की निवारक खंड के अंतर्गत मामलों की सुनवाई। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किसने भारत में कलेक्टर के पद सृजन किया था? डलहौजी ने, कर्जन ने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने या फिर रिपन ने। तो किसके शासनकाल में कलेक्टर का पद सृजित किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत में कलेक्टर पद का सृजन वर्ष 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। भारत में जिला प्रशासन ब्रिटिश राज की देन है। वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय सिविल सेवा का गठन किया गया। लोक सेवाओं का जो स्वरूप हमें विदेशियों से उत्तराधिकार स्वरूप प्राप्त हुआ, वह विदेशी शासन की स्वस्थ और प्रशंसनीय व्यवस्थाओं में से एक था। क्वेश्चन नंबर 67, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी यहाँ स्थित है। तो कहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी स्थित है? दिल्ली में, बेंगलोर में, मंगलोर में या फिर मसूरी में? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मसूरी। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी, उत्तराखंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1959 में भारतीय प्रशासनिक सेवा ट्रेनिंग स्कूल दिल्ली तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा स्टाफ कॉलेज को मिलाकर नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 68, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकेडमी स्थित है मसूरी में, नैनीताल में, हरिद्वार में या फिर भवाली में? तो लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकेडमी मसूरी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 69, आईएएस के लिए भारतीय एजेंसी कौन है? आईएएस के लिए भर्ती एजेंसी कौन सी है? केपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी या फिर एमपीएससी? तो आईएएस के लिए भर्ती एजेंसी कौन सी है? यूपीएससी। संघ लोक सेवा आयोग भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। यह भारतीय प्रशासनिक सेवा के योग्य उम्मीदवारों का चयन, प्रशिक्षण, अनुशासन एवं पदोन्नति संबंधी संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करता है। संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 में संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। तो 315 से 323 संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान इन अनुच्छेदों में है। क्वेश्चन नंबर 70, प्रशासकीय स्टाफ कॉलेज स्थित है मुंबई में, दिल्ली में, हैदराबाद में या फिर कोचीन में? तो प्रशासकीय स्टाफ कॉलेज स्थित है हैदराबाद में। वर्ष 1947 में स्थापित प्रशासकीय स्टाफ कॉलेज हैदराबाद में स्थित है। इस संस्थान में सरकारी व गैर सरकारी उच्च पदाधिकारियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का नामकरण निम्नलिखित में से किस राजनेता के नाम पर किया गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, वाई.बी. चौहान या फिर चरण सिंह? तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का नामकरण किस राजनेता के आधार पर नाम पर किया गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 15 सितंबर 1948 को माउंट आबू राजस्थान में राष्ट्रीय पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज की स्थापना की गई। बाद में इस प्रशिक्षण अकादमी का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से कर दिया गया। इसे 1975 में हैदराबाद स्थानांतरित कर दिया गया था। लाइन एजेंसी का कार्य है सेवा करना, कार्यान्वित करना, प्रशिक्षित करना या इनमें से कोई नहीं?
तो लाइन एजेंसी का काम क्या है? कार्यान्वित करना। मूने और रेले ने सूत्र स्टाफ के संगठन का एक सिद्धांत स्वीकार किया है। लाइन या सूत्र एजेंसी को बिलोबी ने प्राथमिक या क्रियात्मक इकाई कहा है। संगठन के प्राथमिक उद्देश्यों की प्राप्ति लाइन एजेंसी का दायित्व है। स्टाफ एजेंसी इनकी सहायक भूमिका का निर्वहन करती है। क्वेश्चन नंबर 73, बाहर से भर्ती होती है नकारात्मक भर्ती, सकारात्मक भर्ती, प्रत्यक्ष भर्ती या फिर पदोन्नति भर्ती। तो बाहर से भर्ती क्या होती है? प्रत्यक्ष भर्ती। बाहर से भर्ती को ही प्रत्यक्ष भर्ती भी कहा जाता है। भर्ती की यह विधि लोकतंत्र के अनुरूप है क्योंकि इससे सभी योग्य सार्वजनिक सेवा हेतु चयन के लिए समान अवसर पाते हैं। इससे चयन का क्षेत्र बढ़ जाता है, इसलिए देश के लिए योग्य व्यक्ति मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, एक सिविल सेवक का मुख्य कार्य क्या है? बजट पास करना, कानून लागू करना, चुनाव लड़ना, अपने पक्षधर अभ्यर्थियों को निर्वाचित होने में सहायता देना। तो एक सिविल सेवक का मुख्य कार्य होता है कानून लागू करना। कानून को लागू करना सिविल सेवक का मुख्य कार्य है। राजनीतिक कार्यपालिका बजट पास करती है। सिविल सेवक आचरण नियमावली में कोई भी सिविल सेवक सेवा के दौरान ना तो किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन सकता है और ना ही चुनाव लड़ सकता है। सक्रिय राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्त होना सिविल सेवक के लिए आचरण संहिता का गठबंधन माना जाएगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। क्वेश्चन नंबर 75, डाक व तार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? डाक व तार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून में, कानपुर में, शिमला में या फिर सहारनपुर में? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सहारनपुर। डाक व तार प्रशिक्षण संस्थान सहारनपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 76, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? प्रोफेसर रंगराजन ने, श्री धर्मवीर ने, न्यायमूर्ति सरकारिया ने, बीरप्पा मोइली ने? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बीरप्पा मोइली। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 31 अगस्त 2005 को बीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में किया गया था। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने 15 रिपोर्ट दी हैं। इन सभी 15 रिपोर्टों पर सरकार ने निर्णय ले लिए हैं और उनकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। तो सेकंड ARC कब आया था? 2005 में, और इसके अध्यक्ष थे बीरप्पा मोइली। क्वेश्चन नंबर 77, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का चौथा प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? सूचना का अधिकार, मानव संपदा का व्यापक विस्तार, संकट प्रबंधन या फिर शासन में नैतिकता? तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का चौथा प्रतिवेदन कौन सा था? शासन में नैतिकता। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का चौथा प्रतिवेदन शासन की नैतिकता से संबंधित है। पहला प्रतिवेदन सूचना का अधिकार, सुशासन की मास्टर कुंजी तथा अंतिम या 15वीं रिपोर्ट राज्य और जिला प्रशासन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 78, नौकरशाही की बढ़ती शक्तियों को निम्नलिखित में से किस लेखक ने नए प्रकार के अधिनायकवाद की संज्ञा दी है? तो ये फर्स्ट वीडियो में भी क्वेश्चन आया था। लॉर्ड हेवॉर्ट ने, रैमजे म्योड ने, हैरोल्ड लास्की ने, सर विलियम बेबरिज ने? तो किसने नौकरशाही की बढ़ती शक्तियों को देखते हुए एक नए प्रकार के अधिनायकवाद की इसे संज्ञा दी थी? तो राइट आंसर है लॉर्ड हेवॉर्ट, और इनकी बुक का नाम है द न्यू डेस्पोटिज्म। लॉर्ड हेवॉर्ट ने वर्ष 1929 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द न्यू डेस्पोटिज्म में नौकरशाही की बढ़ती शक्तियों को नए प्रकार के अधिनायकवाद की संज्ञा दी है। लॉर्ड हेवॉर्ट यूनाइटेड किंगडम के एक न्यायाधीश और राजनीतिज्ञ थे। उनकी किताब यूनाइटेड किंगडम में एक संवैधानिक तथा राजनीतिक तूफान का कारण बनी और अत्यधिक विवादास्पद भी रही। क्वेश्चन नंबर 79, एक्स और वाई सिद्धांत का संबंध है? डगलस मैकग्रेगर के वित्तीय प्रबंध सिद्धांत से, गुलिक के प्रशासन शासन द्वैतवाद से, अब्राहम मास्लो के पुरस्कार दंड सिद्धांत से, डगलस मैकग्रेगर के सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम से? तो एक्स वाई सिद्धांत का संबंध किससे है? राइट आंसर है डगलस मैकग्रेगर के सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम से। एक्स और वाई सिद्धांत का संबंध डगलस मैकग्रेगर के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक उपागम से है। यह सिद्धांत द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइज में 1960 में प्रतिपादित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 80, किसने इस बात पर जोर दिया कि नौकरशाही एक स्वतंत्र अस्तित्व है और समाज चाहे पूंजीवादी हो या समाजवादी
वह बनी रहेगी। तो किसने ऐसा कहा है कि नौकरशाही एक स्वतंत्र अस्तित्व है और समाज चाहे पूंजीवाद हो या समाजवाद हो, उन दोनों में ही बनी रहेगी? मैक्स वेबर ने, कार्ल मार्क्स ने, साइमन ने, लियो टॉल्स्की ने। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैक्स वेबर। नौकरशाही एक स्वतंत्र अस्तित्व है और समाज चाहे पूंजीवादी हो या समाजवादी, वह बनी रहेगी। यह चिंतन मैक्स वेबर का है। वेबर के सूत्रीकरण में नौकरशाही को लोक सेवा के साथ नहीं मिलाया जाता। इसका अर्थ सामूहिक गतिविधियों के तर्क संगतिकरण की समाजशास्त्रीय अवधारणा है। मैक्स वेबर ने नौकरशाही के अपने सूत्रीकरण को आदर्श प्रकार कहा है। नौकरशाही का सर्वप्रथम सुव्यवस्थित अध्ययन इन्हीं ने किया तथा नौकरशाही को परिभाषित किया। नौकरशाही पर क्लासिकीय लेखन कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, रॉबर्ट मिसेल्स और गिटानो मोस्का ने किया है। मैक्स वेबर एक जर्मन समाजशास्त्री, दार्शनिक और राजनीतिक अर्थशास्त्री थे। मैक्स वेबर का जन्म 21 अप्रैल 1864 को एरफर्ट, जर्मनी में हुआ था। उनकी मृत्यु 14 जून 1920 को म्यूनिख, जर्मनी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 81, किसने नौकरशाही के सिद्धांत को व्यवस्थित रूप में प्रतिपादित किया है? किसने नौकरशाही के सिद्धांत को व्यवस्थित रूप में प्रतिपादित किया है? पैरेटो ने, मैक्स वेबर ने, लासवेल ने, ग्रामसी ने। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैक्स वेबर। इनमें से किसने नौकरशाही की परिभाषा दी है? मैक्स वेबर, वुडरो विल्सन, साइमन, इनमें से कोई नहीं। तो नौकरशाही की परिभाषा इनमें से किसने दी है? मैक्स वेबर ने। आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो सीधे इसके आंसर पे ही चलते हैं। तो मार्टिन कैप्लन जुड़े हुए हैं व्यवस्था सिद्धांत से, हंस मॉर्गेंथो जुड़े हुए हैं यथार्थवादी सिद्धांत से, जॉर्ज लिस्का जुड़े हुए हैं संतुलन सिद्धांत से और स्नाइडर जुड़े हुए हैं निर्णयपरक सिद्धांत से। तो जरूर याद रखिए, 2 ऊपर के तो आपको याद ही होंगे। जॉर्ज लिस्का और स्नाइडर को याद रखिए। जॉर्ज लिस्का जुड़े हैं संतुलन सिद्धांत से और स्नाइडर जुड़े हैं निर्णयपरक सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर 84, अभिप्रेरणा का एक अत्यधिक लोकप्रिय सिद्धांत है। किथ डेविस का सिद्धांत, मैस्लो का आवश्यकता सोपान सिद्धांत, फ्रेडरिक टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, मैकफायरलैंड का सिद्धांत। मैकफायरलैंड का सिद्धांत तो कौन सा है अभिप्रेरणा का एक अत्यधिक लोकप्रिय सिद्धांत? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैस्लो का आवश्यकता सोपान सिद्धांत यानी नीड हायरार्की थ्योरी। वर्ष 1938 में अब्राहम मास्लो ने अभिप्रेरणा शब्द का आधुनिक अर्थ प्रस्तुत किया। मैस्लो का आवश्यकता सोपान सिद्धांत यानी नीड हायरार्की थ्योरी अभिप्रेरणा का एक लोकप्रिय सिद्धांत है। वर्ष 1943 में मैस्लो ने अपने एक लेख अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन के द्वारा यह सिद्ध किया कि मनुष्य की आवश्यकता अनंत है, अतः उन्हें एक साथ संतुष्ट नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 85, भारत के योजना आयोग और रेलवे को प्रमुख तौर पर क्रमशः क्या माना जाएगा? वित्तीय और संचार संस्था, पूर्ण और अपूर्ण स्टाफ और सूत्र संस्था, पूर्ण और अपूर्ण सूत्र संस्था। तो भारत की योजना आयोग और रेलवे को प्रमुख तौर पर क्या माना जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टाफ और सूत्र संस्था। यानी कि योजना आयोग क्या है? स्टाफ संस्था और रेलवे क्या है? सूत्र संस्था। मुख्य कार्यपालिका को सहायता तथा परामर्श उपलब्ध कराने के संबंध में 2 प्रकार के प्रशासनिक अभिकरण कार्य करते हैं। पहला है सूत्र अभिकरण यानी लाइन एजेंसी और दूसरा है स्टाफ अभिकरण यानी स्टाफ एजेंसी। मुख्य कार्यपालिका या सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन सूत्र अभिकरण ही करते हैं। जो क्रियान्वयन करते हैं वो कौन से अभिकरण करते हैं? सूत्र अभिकरण यानी लाइन एजेंसी। सूत्र अभिकरण का संबंध कमान की उस श्रृंखला से होता है जो शीर्ष स्तर से चलकर निम्नतम स्तर या कर्मचारी तक आती है। सरकार के मंत्रालय या विभाग जैसे कृषि मंत्रालय, शिक्षा विभाग आदि सूत्र अभिकरण है। कर्मचारी या मंत्रणा या स्टाफ अभिकरण का संबंध उन सेवाओं से है जो परामर्श या सहायता के रूप में मुख्य कार्यपालिका को दी जाती है। भारत में प्रधानमंत्री कार्यालय, योजना आयोग या मंत्रिमंडल सचिवालय आदि स्टाफ अभिकरण की श्रेणी में आते हैं। तो लाइन एजेंसी का कार्य होता है कानून को लागू करना, क्रियान्वित करना, जबकि जो स्टाफ एजेंसी है उनका कार्य है सुझाव देना। क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से कौन सा भारत का स्टाफ अभिकरण नहीं है? मंत्रिमंडलीय सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, योजना आयोग, रेल मंत्रालय।
तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था लोक शिकायतों से संबंधित नहीं है? योजना आयोग, लोकायुक्त, उच्चतम न्यायालय, उच्चतर न्यायालय। तो कौन सा एक संस्था है जो लोक शिकायतों से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, योजना आयोग। योजना आयोग देश के विकास हेतु योजनाओं का निर्माण करने वाली एक संस्था है। यह लोक शिकायतों से संबंधित संस्था नहीं है। वर्तमान में क्या है? नीति आयोग है। योजना आयोग एक संविधानेतर एवं असंवैधिक निकाय है जिसकी स्थापना वर्ष 1950 में 22 मार्च 1950 में संघ के मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा की गई थी। योजना आयोग की स्थापना समवर्ती विधायी सूची की प्रविष्टि संख्या 20 के अंतर्गत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन संगठन का आधार नहीं है? उद्देश्य, प्रक्रिया, व्यक्ति या फिर योजना। तो संगठन का आधार इनमें से क्या नहीं है? राइट आंसर है योजना। सामान्यतः विभागों को संगठित करने के 4 मुख्य आधार स्वीकार किए गए हैं: पर्पज, प्रोसेस, पर्सन एंड प्लेस, 4P, जिसको किसने बताया है? लूथर गुलिक ने। कार्य अथवा उद्देश्य, प्रक्रिया, व्यक्ति और क्षेत्र या प्रदेश। पर्पज, प्रोसेस, प्लेस एंड पर्सन। लूथर गुलिक ने कहा है कि 4P, 4Ps यानी कि पर्पज, प्रोसेस, पर्सन एंड प्लेस विभागीय संगठन के आधार हैं। क्वेश्चन नंबर 89, भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने किस संगठन का स्थान लिया है? प्रतिस्पर्धा नियंत्रण प्राधिकरण का, एकाधिकार नियंत्रण परिषद का, भारतीय मुक्त व्यापार अधिकरण का, एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यवहार आयोग का। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, MRTPC। भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यवहार आयोग का स्थान लिया है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के द्वारा एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यवहार अधिनियम 1969 को निरस्त करके 14 अक्टूबर 2003 के प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया। वर्ष 2009 से यह पूर्णतः कार्य करने लगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष प्रतियोगिता को बढ़ावा देता है। आयोग का मुख्य उद्देश्य प्रतिस्पर्धा पर विपरीत प्रभाव डालने वाले व्यवहारों को रोकना, बाजारों में प्रतिस्पर्धा का संवर्धन और उसे बनाए रखना, उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करना और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। क्वेश्चन नंबर 90, नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? विंसेंट द गोर्डने ने, हेरल्ड लास्की ने, मार्क्स ने या फिर मैक्स वेबर ने। तो नौकरशाही शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? विंसेंट द गोर्डने ने। नौकरशाही शब्द की शुरुआत वर्ष 1746 में फ्रांसीसी अर्थशास्त्री विंसेंट द गोर्डने ने की थी। उन्होंने कहा, फ्रांस में हमारी एक बीमारी है जो हमें तबाह कर रही है और ये बीमारी बीरोमेनिया कहलाती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट याद रखिए। फ्रांस में हमारी एक बीमारी है जो हमें तबाह कर रही है और ये बीमारी क्या कहलाती है? बीरोमेनिया। क्वेश्चन नंबर 91, नौकरशाही शब्द की सर्वप्रथम रचना किसने की थी? तो राइट आंसर बताइए, विंसेंट द गोर्डने। क्वेश्चन नंबर 92, हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार नौकरशाही तानाशाही की कीमत है, संसदीय जनतंत्र का मूल्य है, राजतंत्र की कीमत है या फिर संघवाद की कीमत है? तो हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार नौकरशाही संसदीय जनतंत्र का मूल है। हर्बर्ट मॉरिसन एक ब्रिटिश श्रमिक नेता थे। उन्होंने अपने जीवन काल में ब्रिटिश कैबिनेट में गृह सचिव, विदेश सचिव तथा उप प्रधानमंत्री के पदों को सुशोभित किया। उनके विचार में नौकरशाही संसदीय जनतंत्र का मूल्य है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही को विवेकपूर्ण विधिक सत्ता के रूप में चित्रित किया है? पैरेटो ने, FM मार्क्स ने, मैक्स वेबर ने, बेंथम ने। तो किसने नौकरशाही को विवेकपूर्ण विधिक सत्ता के रूप में चित्रित किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने नौकरशाही को विवेकपूर्ण विधिक सत्ता के रूप में चित्रित किया है। उन्होंने प्राधिकार यानी नौकरशाही के 3 रूप बताए हैं: पारंपरिक प्राधिकार, करिश्माई प्राधिकार, कानूनी तार्किक प्राधिकार। इनमें से तीसरा प्राधिकार यानी विवेकपूर्ण विधिक सत्ता से संबंधित है। तीसरा प्राधिकार क्या है? कानूनी तार्किक प्राधिकार। कानूनी तार्किक प्राधिकार के तहत प्रशासनिक वर्ग स्टाफ नौकरशाही होता है। कानूनी तार्किक प्राधिकार तंत्र में प्रशासनिक व्यवस्था का आधार नौकरशाही होती है। नौकरशाही से संबंधित वेबर की पुस्तक द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 94,
निम्नलिखित में से किसने अधिकारी तंत्र को विवेकपूर्ण विधिक सत्ता के रूप में चित्रित किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वेबर। क्वेश्चन नंबर 95। मैक्स वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सी नौकरशाही की विशेषता नहीं है? श्रम विभाजन, प्रतिबद्धता, पद सोपान, निष्पक्षता। तो नौकरशाही की विशेषता क्या नहीं है? प्रतिबद्धता। वेबर के नौकरशाही सूत्रीकरण में संरचनात्मक गुणों तथा व्यवहारगत गुणों का बनने वाला एक समूह है, जिसमें प्रथम में शामिल है कार्य विभाजन, पदानुक्रम, नियमों की व्यवस्था, भूमिका निर्धारण, जबकि द्वितीय में शामिल है तार्किकता, अवैधता, नियम निर्देशिता, तटस्थता। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रतिबद्धता मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 96। जब प्रशासन का कार्य नहीं बढ़ता है, उस स्थिति में भी उसका आकार बढ़ता जाता है। उपयुक्त अवधारणा के साथ किसका नाम जुड़ा है? पार्किंसन का, जेनिंग्स का, माइटरवे का, हिंगलेयन का। जब प्रशासन का कार्य नहीं बढ़ता, उस स्थिति में भी उसका आकार बढ़ता जाता है, ऐसा किसने कहा है? पार्किंसन ने। उपयुक्त अवधारणा के साथ ब्रिटिश सिविल सेवक सिरिल नॉर्थकोट पार्किंसन का नाम जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 97। नौकरशाही के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? पद सोपान एवं अनुशासन, राजनीतिक प्रतिबद्धता, विवेक का प्रयोग, निश्चितता एवं सरकारी कार्यों में गुप्तता। तो नौकरशाही के संबंध में कौन सा सही है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक प्रतिबद्धता। पद सोपान एवं अनुशासन, विवेक का प्रयोग तथा निश्चितता एवं सरकारी कार्यों में गुप्तता नौकरशाही की विशेषताएं हैं। राजनीतिक प्रतिबद्धता नौकरशाही का लक्षण नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए नौकरशाही के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, क्योंकि राजनीतिक प्रतिबद्धता नौकरशाही का लक्षण नहीं है। बाकी तीनों पद सोपान एवं अनुशासन, विवेक का प्रयोग, निश्चितता एवं सरकारी कार्यों में गुप्तता सही है। क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से कौन नौकरशाही का लक्षण नहीं है? स्थायित्व, तटस्थता, अक्षमता, अनामता। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अक्षमता। स्थायित्व, तटस्थता, अनामता नौकरशाही की विशेषताएं हैं, जबकि अक्षमता नौकरशाही का लक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 99। कौन नौकरशाही की विशेषता नहीं है? स्थायित्व, तटस्थता, अक्षमता, गोपनीयता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अक्षमता। क्वेश्चन नंबर 100। निम्न में से किस देश में नौकरशाही की शुरुआत लूट प्रथा के रूप में हुई, जिसे हम लोग स्पॉइल सिस्टम भी कहते हैं? ब्रिटेन, अमेरिका, भारत या फिर फ्रांस। तो नौकरशाही की लूट प्रथा की शुरुआत किस देश से हुई? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक सेवा की शुरुआत वर्ष 1871 में हुई। 19वीं सदी के शुरुआती दौर में उच्च सरकारी पदों पर नियुक्तियां राष्ट्रपति की इच्छा तथा आज्ञा से होती थी तथा नौकरशाही को किसी भी समय सेवा मुक्त कर दिया जाता था। नौकरशाही की इस लूट प्रणाली को राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से उपयोग किया गया। इसी समस्या के समाधानार्थ पेंडलेटन सिविल सेवा सुधार अधिनियम 1883 तथा हैच अधिनियम 1939 बना। ऐसा कौन सा देश है जहां लूट पद्धति के आधार पर लोकसभा में भर्ती का लंबा इतिहास रहा है? भारत, अमेरिका, फ्रांस या फिर चीन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। लूट पद्धति निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? अभिभावक नौकरशाही, जातीय नौकरशाही, संरक्षक नौकरशाही, योग्यता आधारित नौकरशाही। तो लूट पद्धति किसका दूसरा नाम है? संरक्षक नौकरशाही। लूट पद्धति यानी स्पॉइल सिस्टम, जिसे संरक्षक पद्धति यानी पैट्रोनेज सिस्टम भी कहा जाता है, यह प्रणाली अमेरिका में प्रचलित रही है, जिसके अंतर्गत चुनावी समर्थकों को चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक दलों द्वारा सरकारी पदों पर नियुक्ति करने से संबंध है। यह प्रणाली प्रशासन में अपरिहार्य लूट को प्रोत्साहित करती है, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 103। नौकरशाही की नियुक्ति का आधार है? अस्थायी आधार, स्थायी आधार, विशेष कार्य की समाप्ति तक, दिन के दिन वेतन पर। तो नौकरशाह की नियुक्ति का आधार क्या है? स्थायी आधार है।
नौकरशाही की नियुक्ति का आधार स्थायी आधार है। किसी बड़ी संस्था या सरकार के परिचालन के लिए निर्धारित की गई संरचनाओं एवं नियमों को समग्र रूप से नौकरशाही या अफसरशाही या ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। शक्ति का विभाजन औपचारिक रूप से एवं पदानुक्रम इसकी मुख्य लक्षण हैं। क्वेश्चन नंबर 104, संतानम समिति की रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई? मार्च 1964 ईस्वी में, फरवरी 1964 ईस्वी में, जुलाई 1963 ईस्वी में या फिर मई 1965 ईस्वी में? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई? राइट आंसर है फरवरी 1964 में। भारत का केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना फरवरी 1964 में संतानम समिति की रिपोर्ट के आधार पर की गई थी। संतानम समिति का गठन वर्ष 1962 में किया गया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के संतानम इसके अध्यक्ष थे। 4 अन्य सांसदों सहित 2 वरिष्ठ अधिकारी इसके सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 105, निम्न में से कौन सा कार्य नौकरशाही का नहीं है? कानून और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करना, अध्यादेशों की घोषणा करना, राष्ट्रीय बजट को बनाने में मदद करना, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को तैयार करने में मदद करना। तो कौन सा एक कार्य नौकरशाही का कार्य नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अध्यादेशों की घोषणा करना। कानून और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करना, राष्ट्रीय बजट को बनाने में मदद करना तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियों को तैयार करने में मदद करना, ये सभी नौकरशाही के अंतर्गत आने वाले कार्य हैं। जबकि अध्यादेशों की घोषणा करना राष्ट्रपति की अध्यादेश प्रस्थापित करने की शक्ति अनुच्छेद 123 तथा राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 के अंतर्गत आता है। तो देखिए राष्ट्रपति का क्या है 1, 2, 3 और राज्यपाल का क्या है 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 106, नौकरशाही है ब्रिटेन की देन, मध्यवर्गीय सामंतों की कृति, प्राचीन रोम की देन, एक आधुनिक विकास? तो नौकरशाही क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक आधुनिक विकास। नौकरशाही का एक आधुनिक विकास का आयाम है। व्यापक दृष्टिकोण में नौकरशाही से एक ऐसी व्यवस्था का बोध होता है जहां कर्मचारियों का अनुभाग, प्रभाग एवं विभाग आदि श्रेणी श्रृंखला में विभक्त कर दी जाती हैं। इसमें प्रशासकीय सत्ता का लक्ष्य व्यापक जनहित होता है। क्वेश्चन नंबर 107 मैच करना है, तो राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिसेल से जुड़े हुए हैं जनमानस की संकल्पना से, माओ जुड़े हुए हैं लोक युद्ध की संकल्पना से, पैरेटो जुड़े हैं अवशेषों की संकल्पना से और अरस्तु जुड़े हैं क्रांति की संकल्पना से। क्वेश्चन नंबर 108, प्रबंधक जो भी करता है, जो कुछ भी करता है निर्णयों के द्वारा ही करता है, यह कथन किसका है? प्रबंधक जो कुछ भी करता है निर्णयों के द्वारा ही करता है, ये कथन किसका है? पीटर ड्रकर का, जेसी ग्लोवर का, जॉर्ज टेरी का या फिर अर्नेस्ट डेल का? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीटर ड्रकर निर्णय सिद्धांत के समर्थक है। निर्णय के महत्व को परिभाषित करते हुए पीटर ड्रकर ने कहा था कि प्रबंधक जो कुछ भी करता है निर्णयों के द्वारा ही करता है। क्वेश्चन नंबर 109, इनमें से किसका नाम वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है? साइमन गुवोलो, विसप साइक्लो, हेनरिक गेलर या फिर फ्रेडरिक टेलर? तो वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत से किसका नाम जुड़ा हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्रेडरिक टेलर का नाम वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 110, प्रशासन कार्यों के प्रबंध अथवा उनको पूर्ण करने की एक क्रिया है, यह व्याख्या किसकी है? प्रशासन कार्यों के प्रबंध अथवा उनको पूर्ण करने की एक क्रिया है। तो राइट आंसर बताइए, डिमोक का है, लूथर गुलिक का है, एप्लबी का है या फिर इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लूथर गुलिक। लूथर गुलिक के अनुसार प्रशासन कार्यों के प्रबंध अथवा उनको पूर्ण करने की एक क्रिया है, अर्थात प्रशासन की 4 विशेषताएं हैं: कार्य विभाजन, पद सोपान, निर्वैयिकता, कार्यकुशलता। गुलिक ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पोस्ट कॉप शब्द का विशेष रूप से प्रयोग किया है।
क्वेश्चन नंबर 111, भारत के जनगणना आयुक्त का कार्यालय संबद्ध होता है प्रधानमंत्री सचिवालय से, लोकसभा सचिवालय से, गृह मंत्रालय से या फिर वित्त मंत्रालय से। तो जनगणना आयुक्त का कार्यालय किससे संबंध होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गृह मंत्रालय। भारत के जनगणना आयुक्त का कार्यालय गृह मंत्रालय से संबद्ध होता है, जिसका प्रमुख कार्य दशकीय जनगणना कराना होता है। क्वेश्चन नंबर 112, विट्ठलवाद का इनमें से किसका संबंध है? भ्रष्ट कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई से, वित्त विभाग की बजट तैयार करने की प्रक्रिया से, कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की पद्धति से, कर्मचारियों की निष्पक्षता सुनिश्चित करने से। तो विट्ठलवाद का संबंध किससे है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की पद्धति से। वर्ष 1917 में जॉन हेनरी विटले ने इंग्लैंड के उद्योगों में कर्मचारियों एवं प्रबंधकों के मध्य विवादों के समाधान हेतु अपनी रिपोर्ट दी थी। इस रिपोर्ट में उन्होंने कुछ कर्मचारियों एवं प्रबंधकों को मिलाकर एक परिषद के निर्माण का सुझाव दिया, जिसे विटले परिषद कहा जाता है। यह परिषद कर्मचारियों की समस्याओं एवं विवाद के कारण का समाधान करने का प्रयास करती है। इस मॉडल को कुछ अन्य देशों द्वारा भी अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 113, डिसीजन मेकिंग के संदर्भ में सेटिस्फाइसिंग का उल्लेख किसने किया है? क्रिस आर्गेरिस ने, हर्बर्ट साइमन ने, फ्रेड लुथांस ने, फ्रेड डब्ल्यू रिक्स ने। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हर्बर्ट साइमन ने सेटिस्फाइसिंग का उल्लेख किया है। डिसीजन मेकिंग के संदर्भ में सेटिस्फाइसिंग सिद्धांत का प्रयोग हर्बर्ट साइमन ने किया था। सीमित तार्किकता यानी बाउंडेड रैशनैलिटी के आधार पर साइमन तुष्टीकरण की अवधारणा विकसित करते हैं। चूंकि पूर्ण तर्कसंगता असंभव है, इसलिए कार्यकारी एक अच्छे चयन से संतुष्ट होता है। तो आज हमने टोटल 113 क्वेश्चन जो लोक प्रशासन से जुड़े हुए थे उनको 2 पार्ट्स में पूरा कर लिया है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, घटना चक्र के नाम से प्लेलिस्ट है। तो आज के क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान से जुड़े हुए प्रश्नों को करेंगे और जल्द ही हमारी ये बुक खत्म होने वाली है। अब हमने कुल 249 पेज तक कर लिया है, 497 पेज है इसके, तो हम पूरी बुक को कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।